ब्रजेंद्र, वेलकम टू जीटीएस। जीटीएस में आपका स्वागत है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ थैंक थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। ठीक है। लाइक व्यापम सब इंजीनियर, डीआरडीओ सर थैंक यू वेरी और मच। एसएससी जेई। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए, जो भी हमारे न्यू यस स्टूडेंट्स सर। हैं उनके लिए, क्योंकि आप तो सक्सेस हो चुके हैं, तो जो नए स्टूडेंट जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका मेन जो मोटिव होता है कि हम कैसे एग्जाम क्लियर यस करें। सर। ठीक है। तो आप सबसे पहले बताइए, तैयारी किस तरीके से की, कब यस सर। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और कितना समय लगता है तैयार पूरी प्रिपेयर होने में। अच्छा। ठीक है। और आपका क्वालिफिकेशन क्या था। ठीक है। यस ये सर। सारी चीजें। तो सबसे पहले ये बताइए, आपने तैयारी कैसे की। अच्छा सर, तैयारी के लिए क्या हुआ था कि जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया हम लोग का कब कंप्लीट हुआ। 2019 में, जुलाई में। जी। तो जुलाई 2019 में, तो उसके बाद से क्या है कि फिर नेट पर सर्च करना चालू कर दिया कि मतलब जॉब करने के लिए कहाँ पे मतलब कोचिंग ज्वाइन करें। हम्म। सर दो तीन कोचिंग मतलब देखा था। तो उसके बाद फिर जीटीएस कोचिंग पहुंचे भोपाल में 2019 जुलाई में। हम्म। मैं और मेरे एक दोस्त आया था साथ में। तो फिर उसके बाद से सब कोचिंग देखने के बाद फिर जीटीएस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कोचिंग मुझे अच्छी लगी है। क्योंकि उसमें जो टीचर थे वो डायरेक्ट ही मतलब स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट था उनका। डायरेक्ट ही मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ नहीं बना तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर जुलाई से लेकर सर लगभग 6 to 7 मंथ में कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। जनवरी में लगभग कंप्लीट हो चुकी थी 2020 में। अच्छा। उसके बाद फिर कोरोना का टाइम था तो मैं घर पे चला गया था। हम्म। कोरोना के टाइम घर पे जाने के बाद फिर जो जो सर ने मतलब कोचिंग में पढ़ाया था, और उसके बाद फिर घर पे ही वो सारा स्टार्ट कर दिया जो जो सर ने जैसा बताया था। सर आपने और नोकी सर ने सर मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा दिया था। 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो चुका था। हम्म। तो फिर पूरा करने के बाद फिर इसके बाद मैंने घर पे भी 6-7 महीने लगभग टाइम दिया। हम्म। घर पे खुद से टाइम दिया, जो जो सर ने बताया था कि ऐसा ऐसा पढ़ना है, ये कोचिंग मतलब इस तरह से पढ़नी है, और ये नोट्स पढ़ने हैं, इस तरह के क्वेश्चन लगाने हैं। तो वो सारा कवर करने में मेरे को 6-7-8 महीने और लग गए। फिर मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया था, एसएससी जेई का दिया था मैंने 2019 वाला। पहला एग्जाम। तो सर वो मेरा निकला नहीं, मैं 4 मार्क्स से ऐसा पहला वो मेरा 4 मार्क्स से रह गया था। 4 ही मार्क्स मेरे कम पड़े थे उस टाइम पे। फिर हम्म। उसके बाद मैंने एसएससी जेई का दोबारा दिया, प्री वाला 2020 2019 वाला। हम्म। हाँ 19 नहीं 20 वाला दिया था मैंने। तो हम्म। वो सर मेरा निकल चुका था, लेकिन क्या है कि मैंने ये सोचा कि सर को अचानक बताएंगे जब पूरा उसका मेंस का भी दे देंगे। और वही मेरी गलती थी कि मैंने सर को बताया नहीं। मैंने सोचा खुद से कर लेंगे थोड़ा बहुत तैयारी। और उस टाइम पे मैंने बिल्कुल उसको मतलब बिल्कुल हल्के में लिया है कि आराम से निकल भी जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। लेकिन वो निकला नहीं, मेरे 106 मार्क्स थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट किया। फिर उसके बाद से मेरा जो फर्स्ट एग्जाम था वो मेरा कांस्टेबल का निकला था। 77 मार्क्स थे, लेकिन क्या है कि मैंने सोचा कि अगर मैंने इंजीनियरिंग लाइन में हूँ मैं, तो कांस्टेबल की जॉब को लेफ्ट करते हैं। तो मैं दौड़ने के लिए ही नहीं गया था, एग्जाम निकल गया था लेकिन फिर भी नहीं गया था मैं। और फिर टेक्निकल की तैयारी अच्छे से स्टार्ट की। तो टेक्निकल की तैयारी जैसे फिर इसका आया सब इंजीनियर का। उसके फॉर्म जो लगभग अगस्त में 2000 अपने यही 2022 में भरे थे फॉर्म। तो उसकी टेक्निकल की तैयारी मैंने अच्छे से की जो जो सर ने बताया था। और नॉन टेक की तैयारी पूरा जो नोट्स था वो सारे पढ़ लिए, और जो जो सर ने बुक्स बताई थी, एमसीक्यू बुक्स थी वो सारी पढ़ ली, और जो सीट्स हमें दिए जाती थी पर डे तो वो मैंने अच्छे से कर ली। तो वहां से फिर क्या हुआ कि मैंने 12 नवंबर को सब इंजीनियर का एग्जाम दिया। और उसके बाद मेरा 12 नवंबर को डीआरडीओ का था भोपाल में ही। तो वो दिया मैंने प्री का डीआरडीओ का। और फिर डीआरडीओ का रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, उसका प्री का वो आ गया था 18 दिसंबर को। 1 महीने लगभग 6-7 दिन के अंदर अंदर तो मेरा डीआरडीओ का निकल चुका था प्री। फिर मैंने सर के लिए सर से सजेशन मांगा मेंस के लिए, क्योंकि उसमें रिजल्ट आने के बाद डीआरडीओ में बहुत कम ही टाइम था, उसमें लगभग 20 से 21 दिन ही दिया था मेंस के लिए। और वो मेरा दिल्ली में था 12 जनवरी को।
जो कि मैंने किसी को बताया नहीं, किसी दोस्त को भी मालूम नहीं है इसके बारे में। फिर मैंने वो डीआरडीओ का एग्जाम दिया 12 को, सो वो एग्जाम मेरा निकल चुका है और उसकी डीवी भी हो चुकी है। उसका फाइनल कॉल लेटर ही आना बाकी है, जो कि अच्छा मेरा पुणे में सिलेक्शन हो चुका है उसका। अच्छा। और जैसे ही मैं पुणे से आया, 7 तारीख को मैंने अपने वेरिफिकेशन करवाया था, जन्मदिन के ही दिन। 7 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और वहीं पर मैंने उसी दिन ही गिफ्ट भी, वेरिफिकेशन हाँ। करवाया था उसका। ये उसकी सबसे वेरिफिकेशन। बेस्ट, हाँ, ये हाँ सर। सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है घर वालों के लिए ऐसा। कि आपका जिस दिन जन्मदिन है आपको उस दिन एक मतलब कैरियर का ऑप्शन खुल गया है, अब आप मतलब गवर्नमेंट सर। इंजीनियर बन चुके हैं, ठीक है। सर और एक चीज और जो 5 से आप 10 बोल रहे, तक उसके। एक चीज और हाँ आप सर। और जो बोल रहे थे कि जैसे एसएससी जेई का, एसएससी जेई में दिक्कत ये होती है कि हम जैसे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तो मेंस के लिए अच्छा। तो आपको टीचर का सजेशन जरूरी होता है उस टाइम पे। ऐसे बहुत सारे बच्चे अच्छा। हैं जो एसएससी जेई प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में नंबर ना आने का अच्छा। मेन कारण होता है टेस्ट सीरीज जो होती है और टीचर का एक अच्छा। गाइडेंस होता है कैसे लिखना, उसकी वजह से दिक्कत होती है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का अच्छा। प्री निकला हुआ है, तो मेंस में सबसे दिक्कत यही अच्छा। होती है। क्योंकि प्रीवियस मैं ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू नहीं लेता, तो क्या होता है बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हाँ। हैं तो सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उन्हीं बच्चों का अच्छा। लेते हैं जिसके 2-3 एग्जाम क्वालिफाई हो या किसी का अच्छा डिपार्टमेंट मिला हो एसएससी जेई में। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू एक अच्छा। लड़की का लिया था जिसका एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी में हुआ था इलेक्ट्रिकल का। तो उनका भी फर्स्ट अच्छा। अटेम्प्ट में यही हुआ था कि उन्होंने भी सोचा सब हल्के में ले लिया मेंस के लिए। फिर सेकेंड टाइम में जब अच्छा। उनको गाइड किया गया कि नहीं ऐसे ऐसे करना है तो फिर उनके अच्छे नंबर आ गए थे। अच्छा। हाँ। तो तो इसका सर वेरिफिकेशन मेरा 7 फरवरी को हो गया जन्मदिन के दिन, तो उसका तो लेटर ही आना बाकी है। और 7 फरवरी से जैसे ही पुणे से आया मैं, तो इसका 10 फरवरी को इसका भी रिजल्ट आ गया सब इंजीनियर का। तो अच्छा। सर उसमें भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिल चुका है और रैंक मेरी सर 3 लगी है सर, एससी कैटेगरी में। हाँ मैंने देखा आपकी थर्ड रैंक है उसमें एससी तो कैटेगरी सर। में। तो उसके लिए भी आपको अच्छा। बधाई, क्योंकि थर्ड रैंक और वो भी मैकेनिकल से होके, इलेक्ट्रिकल और सिविल अच्छा। वाले बच्चों को तो इतना कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन मैकेनिकल में होके अगर अच्छा। आपने जैसे एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये मैकेनिकल के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो भी जैसे तैयारी कर रहे हैं तो सोचते हैं सर हमारी ब्रांच तो मैकेनिकल ही है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो उनके अच्छा। लिए एक आप आइकॉन हो कि आप एक नहीं कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अच्छा। जैसे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी करते वक्त वो फिर कांस्टेबल या छोटी एग्जाम पे भी फोकस करने लगते हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट अच्छा। रहता है, जैसे जैसे क्योंकि जैसे आप कर रहे हैं टेक्निकल की तैयारी, तो टेक्निकल में आप नॉन टेक तो पूरा पढ़ते ही हैं, पूरा डिटेल में ही पढ़ते हैं। अच्छा। ये छोटे एग्जाम तो ऐसे अच्छा। भी निकल जाते हैं। अच्छा, मेन निकल जाते हैं, आसानी हाँ, से निकल जाते हैं। लेकिन मेन हमारा क्या है, हमने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जेई बने। सबका सपना यही होता अच्छा। है कि डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद जेई बने, ठीक है। तो जैसे अच्छा। आपका कांस्टेबल का एग्जाम निकल गया था, आप दौड़ में नहीं गए, ठीक है, अच्छा। तो अगर आप कांस्टेबल ज्वाइन कर लेते तो हो सकता है कि आप इन एग्जाम से पीछे रह जाते। अच्छा सर, मैंने सर यही सोचा था कि अगर डिग्री डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग लाइन में है, हम्म तो क्यों नॉन टेक की लाइन में जाएं। मैंने यही सोचा था। तो इस वजह से मैंने सोचा रिस्क तो चलो है, अभी छोड़ देते हैं, हम्म आगे कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। और सर बड़ा ही हुआ है सर, दो दो एग्जाम एक साथ ही क्लियर हो चुके हैं। हम्म। हाँ, तीन चीजें जरूरी होती हैं सफलता जैसे आपको चाहिए। एक तो होता है कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है अच्छा। डिसिप्लिन, ठीक है, अच्छा। और तीसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ये तीनों चीजें, अच्छा। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को यही बोलते हैं कि आप रेगुलर आइए क्लास। अगर आप अच्छा। इरेगुलर होंगे तो फिर क्या होता है ना, ना तो आप पूरा पढ़ पाते हैं, कभी आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उस चक्कर में अच्छा। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। और अच्छा। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कोचिंग के साथ, और किस तरीके से आपने और मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई के सोर्सेज क्या थे, टेस्ट सीरीज आपने कैसे लगाई, क्वेश्चंस कैसे किए, अच्छा। सर सर का क्या योगदान था। मुकेश सर ने काफी मतलब अच्छा। बच्चों के साथ इंगेज रहते हैं और काफी सर मेहनत भी बहुत करते हैं। ज्यादा सर, मतलब लोग सर इतना रहते हैं कि कोचिंग छोड़ने के बाद भी, हम्म मतलब अगर और कोचिंग वाले होते तो शायद कांटेक्ट ही नहीं रहता, लेकिन नौके सर स्वयं पर्सनल फोन से हम लोग की बात होती थी हम्म सिलेक्शन के लिए। तो हम्म सर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है उसके लिए। और उसके अलावा सर डेली का मोटिवेशन भी देते हैं सर। डेली एकदम डेली मिलेगा कुछ ना कुछ, मतलब 2 4 5 मिनट बताएंगे कुछ ना कुछ। हम्म और एक्सपीरियंस का तो सर ऐसा है कि मैंने देखा है, बहुत सारी कोचिंग भी देखी है, तो सर लोग क्या है कांटेक्ट नहीं बनाते हैं बच्चों से, क्या है फीस एक बार ले लिए और वो सोचते हैं कि चलो हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें मतलब फीस से मतलब नहीं, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब ये बात है। मेरा मेन मोटिव ऐसा। रहता है कि कोई भी बच्चा हो, मेरा पर्सनली नंबर बच्चों के पास अच्छा। पहुंच जाता है। इन जनरली यही होता है कि जो अच्छा। मतलब डायरेक्टर होते हैं उसके
नंबर बच्चों को मिलना मुश्किल, और मिलना भी मुश्किल होता है, वो बच्चा मेरे से क्या डायरेक्टली ऐसा मिल रहा बहुत मुश्किल होता है। है। हाँ। अच्छा। चलो, और बहुत हम बहुत लोग की बधाई। ऑफलाइन में भी। अच्छा। ऑफलाइन में क्या होता है, एक प्रॉफिट ऑफलाइन का ये रहता है कि आपका पर्टिकुलर टाइम पे कोर्स डायरेक्ट कंप्लीट सर। कर। ऐसा पर्टिकुलर टाइम पे हो जाता है क्वेश्चन। और ऑनलाइन और का। सर मैं बच्चों को एक सजेशन सर और देना चाहता हूँ कि आप मतलब कितना भी मतलब जैसे प्रैक्टिस कर लें या थ्योरी पढ़ लें, लेकिन एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं, इनको बहुत सारा आता भी है, लेकिन वो एमसीक्यू ट्राई नहीं करते हैं, लगाते नहीं है, तो वो डायरेक्ट एग्जाम में लगाते हैं तो उनसे होता नहीं है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। तो अपने कोचिंग में तो ऐसा था कि पर डे का मतलब डेली सीट मिलती थी, हम्म, तो वो एकदम बेस्ट उपाय है कि कम से कम 20 क्वेश्चन मिलते थे टेक्निकल में। और इसके अलावा जो मैथ लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट मतलब डेली का मिलता था। उसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट होता था सर, वो एकदम ऐसा है कि उसके इक्वल ही मार्क्स मतलब आते थे एग्जाम में। उसके जितने अगर इसमें प्रोपोर्शनेट। डेली है तो हाँ। समझ लो। सर। आपके टाइम पे एक जब आप उस टाइम पे पढ़ रहे होंगे, एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट थे, तो वो टेस्ट पेपर देते थे, तो उनके बहुत ज्यादा नंबर आते सर। थे, वो पीजीसीआईएल में सर थे। नरेंद्र। हाँ। सर नरेंद्र। हाँ, तो उस टाइम हम जब हाँ सर। टेस्ट सीरीज लेते थे फुल लेंथ, तो मैंने उसी टाइम उनको बोल दिया अच्छा। था कि आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि उसमें नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो जितने नंबर वहां पर आते हैं उतने नंबर आपके मेन एग्जाम में भी आते हैं, आसपास ही रहता है। तो बच्चों को सर वहां आसपास से, ही रहता है। उसके आसपास ही रहता है, वहां से बच्चों को पता चल जाता है कि हम सिलेक्शन के कितना आगे हैं कितना पीछे हैं। तो मेन अच्छा। जो कोचिंग अपना काम करती है, दूसरा क्या है, बच्चे को अपना अच्छा। काम करना है कि जो नंबर्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू की हुई है कि बच्चा घर से भी दे अच्छा। सकता है। दूसरा ये भी है कि अच्छा। बच्चों को हम ये बोलते हैं कि रेगुलर क्लासेस आओ और अच्छा। क्वेश्चन पेपर लगाओ। तो मोस्टली जो अच्छा। ना सिलेक्शन ना होने का मेन जो कारण है, वो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता। बहुत सारे ऐसे ऐसा स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिस नहीं करता है। बेस्ट बहुत सारे उन ऐसे पे मतलब आता तो बहुत। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो नॉलेज लेवल उनका बहुत अच्छा है, आप कोई भी चीज अच्छा। पूछेंगे तो बता देंगे, क्योंकि कोचिंग में पढ़ चुके हैं तो अच्छा। उनको नॉलेज अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और अच्छा। सफलता का मूल अच्छा। उद्देश्य यही होता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कितना टैलेंटेड अच्छा। है ये मायने नहीं रखता, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो मायने अच्छा। रखता अच्छा है। जी। प्रैक्टिस सर बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू मतलब इतने ज्यादा लगाना जरूरी है, कम से कम अगर और क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं एमसीक्यू के, तो वो तो कम से कम 5-10 बार रिपीट होना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने किया था कि जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको तो रिपीट मारा ही है, और जो नहीं आते उसको कम से कम 5 से 7 बार रिपीट दोबारा ही मारा है, कम से कम 7 दिन के गैप में, 10 दिन के गैप में। तो वो इससे इतना हो जाता है कि क्वेश्चन मतलब वही डायरेक्ट एग्जाम में ही दिख जाता है, क्योंकि जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है क्वेश्चन। और इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे पढ़ने हैं कि ऐसा नहीं किसी भी एग्जाम को उठा के ला रहे हैं, मतलब एग्जाम के हिसाब से भी पढ़ना है क्वेश्चन। कि ये पता हाँ, चला कि पढ़ किसी कर रहे हैं जे एसएससी जेई का और पीएससी का उठा रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं देना है। क्वेश्चन गेट के मतलब कर रहे उसके हैं। हिसाब हाँ। से ही होना चाहिए। हाँ, कुछ सर बच्चे होते हैं क्वेश्चन कि गेट। अच्छा। उनको लगता है कि हम गेट के भी कर लेते हैं, आईएएस के भी क्वेश्चन निपटा लेते हैं, हम अच्छा। हमसे बन जाते हैं तो हम ये भी कर लेते हैं सारी चीजें। मतलब उनका अच्छा। उद्देश्य ये होता है कि हम जब इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो हम ये क्वेश्चन भी क्यों नहीं कर लेते। अगर आप मतलब इतने अच्छा। ही अच्छे हैं तो आप गेट क्वालिफाई करके रैंक लगा लीजिए, ठीक है, आप जेई की तरफ आपको घुसने की अच्छा। जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आप जैसे जेई की अच्छा। तैयारी कर रहे हैं तो आपको जेई पे ही फोकस करना पड़ेगा, और अच्छा। जेई के ही क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, और एक बार में नहीं, कम से कम 10 बार रिपीट करिए। अच्छा अगर रिपीट सर आप बहुत ज्यादा आपका, जरूरी हाँ, है। स्टूडेंट का काम ही यही होता है कि वो क्वेश्चन लगाते रहे समय समय पर, जो भी जब भी समय मिले तो क्वेश्चन लगाए, क्योंकि क्लास में तो लगभग अच्छा। इतना पढ़ा देते हैं कि आपको थ्योरी की इधर उधर से जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर उसका। बहुत ज्यादा रिपीट बहुत ज्यादा कर देते हैं सर। हम्म, और इसके अलावा बच्चों को ये सजेशन भी है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एक कोई बुक मार्केट में आई है, हम्म, कोई बता देगा कि बुक अच्छी है, बुक खरीद लेंगे, उससे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर कोई बुक बताएंगे तो वो भी खरीद लेंगे। तो ऐसे ही मतलब कई बुक कलेक्ट कर लेंगे, और फिर क्या होता है किसी से भी नहीं पढ़ पाते अच्छे से बुक। तो मेरा सजेशन ये है कि बुक कम हो लेकिन रिपीटेशन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा रिपीट होना चाहिए बुक। प्रैक्टिस जरूरी बुक है डेटा एक। कम हो और रिपीटेशन ज्यादा हो, ऐसा हम्म, प्रैक्टिस ज्यादा हो। हाँ, मतलब 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ और लो। कोई भी बुक ना उठा लेके मार्केट से। हम्म, ऐसा ऐसा मैंने भी यही किया है। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि कोई भी मार्केट में बुक आती है तो वो उठा लेते हैं, परचेस कर बहुत लेते सारी हैं। बुक ले लेंगे और उनसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो सर वो कोई भी बुक फिर अच्छी से नहीं हो पाती है। तो वही है कि बुक कम से कम हो, और ऐसी बुक हो जिनसे मतलब ज्यादा अच्छा है, और उसको बार बार ही पढ़ना है, कई बार जितने बार ज्यादा पढ़ सके।
हाँ, ये आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि मतलब जैसे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो 90% सभी बुक में कॉमन होता है। आप कोई भी बुक मार्केट से अच्छा। लेके आएंगे, तो अगर मैं एक जनरली बात करूं कि अच्छा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल की बात करूं या मैकेनिकल की, जैसे इलेक्ट्रिकल में आर के राजपूत या बी के मेहता वगैरह की जो बुक्स हैं, तो अच्छा। उनका डेटा लगभग 90% कॉमन होता है, कॉन्सेप्ट 90% कॉन्सेप्ट कॉमन होता है। अच्छा। अगर आप दो बुक लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आप एक ही बुक को बार बार रिपीट करेंगे, तो आप उसको कई बार पढ़ चुके अच्छा। होंगे, तो आपको उसके क्वेश्चंस क्या है ना याद रहेंगे, उसका कॉन्सेप्ट याद होगा। क्योंकि आप एक बार पढ़ते हैं अच्छा। तो सारी चीजें आपको पता नहीं चल पाती है, जब आप दोबारा रिपीट करते हैं तो कुछ चीजें फिर और अच्छा। निखर के आती हैं। जितनी बार आप उसको घिसते जाते हैं उतना बार आपको नई चीजें मिलती जाती हैं। और एक बुक सफिशिएंट होता है एग्जाम अच्छा। क्रैक करने के लिए। बार बार अच्छा। क्या होता है, मार्केट में कोई नई बुक भी लॉन्च होती है तो वो उन बुक का कॉपी पेस्ट ही होता है, अच्छा। कुछ खास नहीं होता है। तो ऐसा आपने ये सही कॉपी पॉइंट। पेस्ट 80 to 90% तो कॉमन ही होता है एग्जाम। बस मेरे हिसाब से सजेशन है, अगर मैकेनिकल के लिए चाहिए तो केवल दो बुक ही सफिशियंट है, वो आर के जैन और आर एस खुरमी। अगर दो बुक लगा लिए तो समझ लो सिलेक्शन 100% श्योर है, दो हंड्रेड बुक परसेंट हाँ, श्योर है। दो बुक अगर आपने 10 बार लगा लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता हाँ। सिलेक्शन से, टेक्निकल में तो कोई नहीं नहीं, रोक इसके सकता। अलावा इसके अलावा कोई भी बुक नहीं चाहिए। मतलब कितनी भी बुक अच्छी हो, लेकिन इसकी जरूरत है ही नहीं है। दो बुक लगा लिए तो कोई भी जे एग्जाम निकल जाएगा। अभी आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है, बच्चा पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, इधर से भी पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, उधर से भी पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, पीडीएफ पढ़ रहा है, फिर वो पीडीएफ गायब हो जाती है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका कि क्या इससे कुछ फायदा मिलता है? पीडीएफ का तो ऐसा है कि पीडीएफ का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। अगर किसी को वाकई में पढ़ना है तो हार्ड कॉपी ही होना चाहिए। हम्म, क्योंकि पीडीएफ फिर क्या है, उसमें अपन टिक भी नहीं लगा सकते। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो इस बुक में क्या है, इसमें मतलब टिक मार देते हैं कि क्वेश्चन नहीं बना है, लिख भी सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में नहीं लिख सकते। अपन को ये भी ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कौन सा नहीं पढ़ा हुआ है। तो पीडीएफ का तो यही सजेशन है, अगर पीडीएफ हो तो उसको हार्ड कॉपी ही कर लें। लेकिन डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़े तो वो बेनिफिट नहीं है बिल्कुल भी। डायरेक्ट बेनिफिशियल नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि अच्छा। हमें पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पीडीएफ भी उसी बुक से बनी होगी, अलग से पीडीएफ तो अच्छा। बनाया नहीं होगा किसी ने। तो अगर आप बुक से अच्छा। क्वेश्चंस लगा रहे हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, बुक से अच्छा। अगर वही आप पीडीएफ प्रिंट करके फिर टेस्ट देते हैं, जैसे जो कोचिंग के टेस्ट अच्छा। की होती है, तो वो ये टेस्ट अच्छा। करने के लिए होती है कि हमने जो पढ़ा है वो कितने परसेंट याद है हमें। बेसिकली मेरा मेन एक मोटिव ये चेक करना होता है कि जो बच्चा पढ़ चुका है वो कितने परसेंट याद है, क्योंकि वही चीज अच्छा। काम की है आपके जो आपके दिमाग में है, ठीक है। अगर आपकी बुक में बहुत अच्छा। सारी चीजें लिखी हैं वो काम की नहीं है, तो उसमें अच्छा। हम ये लोग यही टेस्ट करते हैं कि बच्चा कितने परसेंट याद कर पा रहा है। अगर आप अच्छा। याद कर पा रहे हैं, जितना ज्यादा याद कर पा रहे हैं, वो आपके काम का है। तो याद तभी होता है जब आप रिपीट करते हैं, क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं होता। जितने भी टॉपर्स हैं, अच्छा। जितने लोगों के भी मैक्सिमम जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, जहां भी जो बड़ी पोस्ट पे भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि रिपीटिशन जरूरी है, बार बार आप चीजों को रिपीट करें। अच्छा। सफलता अच्छा। इसी से आती है जो ज्यादा और प्रैक्टिस करता है। ऐसा, और सर मेरा एक साल जो सिलेक्शन नहीं हुआ कोरोना के टाइम पे, तो उसका भी कारण यही था कि जैसे मैं यूट्यूब पे ज्यादा सर्च करता था, कोई भी बुक मिली तो उसको ले लिया, कोई भी चीज उसको ले लिया। फिर मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू वगैरह देखे, हम्म, तो सबका ऐसा ही रहता था कि सब यही बोलते थे कि बुक कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो उस चीज को। तो वही मैंने फॉलो किया, तो आज मेरा मतलब 2 से 3 जगह सिलेक्शन हो चुका है। और मैं यूट्यूब यही एक सजेशन देता हूँ। सर। यूट्यूब एक तरीके का ऐसा हो गया है कि बच्चों को वहां लुभाने के लिए कई सारे तरीके, कई सारे हथकंडे अपना सर। के, लेकिन उससे मैंने कई सारे सर। स्टूडेंट्स को देखा कई साल से पढ़ रहे हैं, सर। और कई साल से पढ़ रहे हैं ये स्टैंडर्ड बुक, ये बुक, वो बुक, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए मतलब एक दो बुक काफी है। बट ये है आपको उतनी चीजें सर। याद तो हो, आपके उतने नंबर आ रहे हो, सर। नंबर्स सर। आने जरूरी। तो मतलब क्या होता है ना, आप अच्छा। भटक जाते हैं चीजों से। तो क्या, जैसे टीचर अच्छा। के पास गए तो यही बोलेगा कि ये बुक ले लो, आप इसको लगा डालो, उसके बाद टेस्ट देना। अच्छा। टेस्ट भी हम लोग अलग से कुछ बनाने नहीं वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही अच्छा। रहेगा, ठीक है। तो आप देंगे तो ये पता कॉन्सेप्ट। चल अच्छा। जाएगा कितने परसेंट आपको याद हो पा रहा है, ठीक है। और जिस दिन अच्छा। आपको मैक्सिमम चीजें याद हो गई तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो अच्छा। ये सारे पॉइंट में एक ही चीज समझ में आ रही है, सिलेक्शन के लिए जरूरी ये है कि आप लिमिटेड बुक्स रखें, ज्यादा बुक्स ना अच्छा। रखें, और साथ साथ उन बुक्स को जितनी बार पॉसिबल हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, जब जितनी बार आप रिपीट कर अच्छा। सकते हैं उनको आप रिपीट करिए। थ्योरी की क्लासेस एक बार कंप्लीट कर लीजिए। इस समय तो हमने कोर्स का थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, पहले तो हम 6 महीने में कंप्लीट करते थे, लेकिन अभी 8 मंथ का टाइम ले रहे हैं, अच्छा। क्योंकि कुछ चीजें और भी एड ऑन हो अच्छा। गई हैं थ्योरी पे, तो अभी हम लोग उस पर अच्छा। भी फोकस कर रहे हैं। कई सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए, लेकिन जब आपका फोन आया था तो मैंने आपसे पूछा कि आपके 2-3 एग्जाम निकले हुए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा। बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर सभी का इंटरव्यू लेने लगे तो वो
क्या है, बहुत सारे इंटरव्यू हो जाएंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा सर कि बहुत सारे इस बार तो सर जीटीएस कोचिंग सर बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं सर, सिविल में भी हुए हैं, हाँ, और भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में काफी सिलेक्शन है इसमें सर। वो कई सारे काफी लोगों ज्यादा, से, एक नहीं हाँ दो दो तीन तीन सिलेक्शन हुए हैं। हाँ, कई सारे लोगों से बात भी नहीं हो पाई क्योंकि अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, कोचिंग पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, ज्यादा लोगों से बात भी नहीं हो अच्छा। पाई। और आपका फोन आया, सिर्फ आपसे ही बात हुई, और एक दो बच्चे जो कोचिंग आए थे वो लोग मिठाई वगैरह लेके आए थे, तो उनसे बात हुई, ज्यादा लोगों से बात नहीं हुई। अभी जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम आ रहा है बच्चों के लिए, तो उनके लिए यही अच्छा। सजेशन आपने दिया कि चलो प्रैक्टिस करो और लिमिटेड बुक्स रखो, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत अच्छा। नहीं है। यूट्यूब का एक डिसएडवांटेज ये भी है, मार्केटिंग के अच्छा। हिसाब से ठीक है कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यूज डाल दीजिए टॉपर्स के, बाकी पढ़ने के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फ्रूटफुल है वो, क्योंकि एक तो अच्छा सिलेबस सर, कंप्लीट करने मार्केटिंग में। बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म, मार्केटिंग सर बहुत ज्यादा करते हैं लोग, मतलब किसी बुक को बेचने के लिए उनको भी बेनिफिट होता है तो वो कर देते हैं, चाहे भले ही वो बुक बेनिफिट हो या ना हो। तो ये चाहे वो मतलब डिसएडवांटेज है सर। मतलब कुल मिला के पढ़ाई का तरीका यही है कि आप ऑफलाइन क्लासेस करके और प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम निकाल लीजिए, फालतू सर। समय वेस्ट करने से मतलब भी नहीं है कि आप यूट्यूब पे डेली वीडियो देख रहे हैं, मैराथन अच्छा, क्लासेस कर रहे ऑफलाइन हैं। में सर एक फायदा ये भी है कि कोई भी क्वेश्चन, ऑफलाइन का सर फायदा यही है कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ ऑनलाइन में सकते एक हैं। समस्या यही है। तो सर वही ऑनलाइन में सॉल्यूशन उसका मिल जाता है तुरंत। तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है, प्लस ये भी है कि आप ऑफलाइन में एक बार क्लास में इंटर कर गए तो आपको 4-5 घंटे पढ़ना ही अच्छा। है, और ऑफलाइन मोड पे पढ़ना है। अच्छा। और ऑनलाइन में ऐसा है कि 4-5 घंटे, मुझे नहीं लगता कि कोई 4-5 घंटे ऑनलाइन पढ़ पाता होगा कंटिन्यू, वीडियो देख पाता होगा, अच्छा सर भाई। क्योंकि हाँ उसमें अच्छा। दिक्कत ये भी है कि फिजिकली आप फिजिकल नुकसान भी है आपको। और अगर जैसे कोई अच्छा। जॉब करता है, उसका मतलब पैसे की कमी है या किसी तरीके की दिक्कत है, तो उसको छोड़ के वो तो उसके पास उसको मजबूरी हो गई। लेकिन जिसका नहीं है वो मतलब अच्छा। एक बार तो उसको अच्छे से तैयारी करके और फालतू टाइम वेस्ट ना करके प्रैक्टिस करना जरूरी है, कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस अच्छा। करता रहे, बुक को रिपीट करता रहे, जो भी सजेस्टेड बुक होती है टीचर जो सजेस्ट करता है उनको रिपीट करता है। ठीक है, अच्छा। 36 जगह से कोर्स लेने से अच्छा। अच्छा है आप एक बार इसको कंप्लीट करके और खुद से लगाते जाइए क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट सीरीज अच्छा। लीजिए। ठीक है, अच्छा। काफी सारी बातें हो गई, और भी कोई सजेशन है तो आप दे दीजिए, क्योंकि मैं ये इंटरव्यू थोड़ा सर लॉन्ग। लास्ट सजेशन, लास्ट सर लास्ट सजेशन ये है कि सर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे अभी कोचिंग ज्वाइन की है, मान लो 2 से 3 महीने में सिलेबस हुआ नहीं है, तो कोई भी एग्जाम आ गया तो उसके हिसाब से पढ़ लेंगे सर। फिर 1-2 महीने बाद कुछ एग्जाम आया तो उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, फिर 1-2 महीने में कुछ एग्जाम आया उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, तो ऐसे में ना तो वो एग्जाम निकलता है ना तो वो सिलेबस कंप्लीट होता है। तो मेरा ये सजेशन यही है कि एक बार में पहले अच्छे से सिलेबस पूरा कवर कर लें, उसके बाद अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही टेस्ट देना स्टार्ट करें। अगर कोई भी एग्जाम बीच में दे रहे हैं तो जो कंटिन्यू चल रहा है डेली का वो कंटिन्यू चलाएं, उस एग्जाम के हिसाब से ना करें प्रैक्टिस। ये नहीं, है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि इस बारे में मैं भी बात करना भूल गया था कि बच्चा क्या करता है कि जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगा, या अच्छा। सपोज करो उसका सिलेबस अच्छा। कंप्लीट भी हो गया है, तो बीच में वो क्या करता है कि जैसे जेई की अच्छा। तैयारी कर रहा है, जेई की छोड़ के कोई नया एग्जाम आया उसकी तैयारी करने लगता है। अब वो नया एग्जाम का चार अच्छा। महीने में पेपर हो जाना है। अब क्या उस 4 महीने में आप उसका अच्छा। सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, उतनी तैयारी कर पाएंगे जितनी आप जेई की कर पाए? एक लड़का था 2019 हम्म। 19 या 18 बैच का था, वो भी 18 या 17 में पटवारी की वैकेंसी आई तो उसमें लग गया। तो 2-3 दिन क्लास नहीं आया, तो मैंने उससे मतलब कॉल लगवाया, मैंने कहा क्या है, उसका पढ़ने में अच्छा था बच्चा। जब उसको कॉल लगाया तो वो लोग पटवारी की तैयारी करने लगा, तो मैंने उसको बहुत सुनाया। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम 6 महीने यहाँ तैयारी कर चुके हो, अब पटवारी की तैयारी करने लगे हो, तुम्हारा तो दोनों दोनों से चले जाओगे। फिर वो उसको बात समझ में आई कि सर सही बोल रहे हैं, फिर आया, उसने ज्वाइन किया। फिर उसका रेलवे जेई का एग्जाम निकल गया, पुराना रेलवे जेई का एग्जाम निकल गया, तो वो रेलवे जेई में हो गया। और यहाँ अगर पटवारी की तैयारी करता तो अच्छा। दोनों से जाता हो। ऐसे बहुत सारे अच्छा बच्चे हैं जो दोनों हर चला जगह से जाता जाते और कुछ भी सिलेक्शन नहीं होता। हैं। हाँ, सर ऐसे है सर, बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे। दोस्त है सर, बहुत ज्यादा यही वो गलती कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा सजेशन यही है कि सब वो यही करें। वो एग्जाम देते हैं, मान लो ये 10 दिन 20 दिन बाद कोई एग्जाम है तो करंट अफेयर के हिसाब से जल्दी जल्दी 6 मंथ की कवर कर लेंगे, और जल्दी जल्दी जो होगा शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर देख लेंगे, तो उससे ना तो वो एग्जाम निकलेगा और जो पढ़ रहे हैं वो भी उसका नुकसान होगा उसके साथ में। हाँ, आप ये अभी एक सिविल का स्टूडेंट था, तो उसने क्या बोला कि सर ऑनलाइन में 4-4 घंटे में लोग एक एक सब्जेक्ट निपटा देते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी वहां से पढ़ के एग्जाम निकाल लूंगा। और अभी ऐसा हुआ, रिजल्ट अच्छा। आया तो नहीं निकला। आप अच्छा नहीं निकलेगा। शॉर्टकट से नहीं पहुंच सकते हैं सफलता में, सफलता अच्छा। का शॉर्टकट
ठीक है, आप उन अपने दोस्तों को ही बताइए कि सिलेक्शन के लिए अब क्या जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो सफल अच्छा होता है व्यक्ति उसका सामने वाला सुनता है, तो अब वो सुनेंगे। जो अच्छा ट्रैक से अपने भटक रहे हैं अच्छा ना, तो उनका ट्रैक सही हो जाएगा। कि हर एक अच्छा एग्जाम देना जो है वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है आपके लिए। आप हर जगह थोड़ी ना पहुंच सकते अच्छा हैं। आप फिर अच्छा मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं। अब जब सारे एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छा उसको भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम लगता है। टाइम लगता है सिलेबस अच्छा कंप्लीट होने टाइम में, तो टाइम लगता है। लगता है रिपीट, हाँ वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है, थैंक यू हमारे अच्छा साथ जुड़ने के लिए। अच्छा और थैंक यू बेस्ट सर ऑफ वेरी लक मच फॉर सर, आप। आपने मतलब सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने मतलब टाइम दिया और सर मेरी बात सर लोगों तक पहुंची है सर। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच सर। थैंक और सर थैंक यू वेरी मच जीटीएस कोचिंग सर, ऑल टीचर मैम्स, थैंक यू वेरी मच जीटीएस कोचिंग। ओके, आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सर।